Good morning. Myself Dr. Mrunal Akre, Assistant Professor, Department of Dravigun, Global Institute of Ayurveda. Today we are going to see our pharmacology subject. In this pharmacology, we will have the series of pharmacology videos and PPT. It will cover all the pharmacology that comes under CCM syllabus of Draviguna. All the pharmacology we have to study are explained in next series. So जब भी हम लोगों को कोई शास्त्र पढ़ना होता है या फिर कोई ये साइंस पढ़ना पड़ता है तो उस समय हम लोग उसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं, वो साइंस का लिटरली मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं. सो नाउ हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि फार्मेकोलॉजी क्या होता है. जनरली ये जो फार्मेकोलॉजी ये दो वर्ड से बना है, फार्मेकॉन और लॉजी. तो यहाँ पे जो फार्मेकॉन वर्ड है वो जनरली फार्मेकॉन रिलेटेड टू ड्रग, एंड लॉजी जो वर्ड है वो लोगस से बना है. लोगस यानी क्या? डिस्कोर्स इन. सो अगर हम लोग ब्रॉड सेंस में देखे जाए तो फार्मेकोलॉजी इट डील्स विद इंटरेक्शन ऑफ एक्सोजीनियसली एडमिनिस्ट्रेड केमिकल मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स ड्रग्स. इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? ड्रग्स कह सकते हैं. विद लिविंग सिस्टम. It encompasses all aspects of knowledge about drug, but mostly importantly, those that are relevant to effective and safe use for medicinal purposes. अब जनरली जो भी हमारे ड्रग का नॉलेज होता है विथ लिविंग सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग लिविंग सिस्टम में वो ड्रग कैसे देंगे उस सब का नॉलेज फार्मेकोलॉजी में दिया गया है. जनरली हज़ारों साल पहले जब क्रूड ड्रग मिलते थे, जब नेचुरल ड्रग्स मिलते थे, नेचुरल प्रोडक्ट्स होते थे, तो उनके कॉम्पोजिशन सब लिमिटेड थे, वो इतना ज़्यादा पता नहीं थे. इवन जब हम लोग आयुर्वेदा शास्त्र देखते हैं तो आयुर्वेदा शास्त्र में भी ये हम लोगों को कैसे रस गुण वीर्य विपाक पता है, बट द्रव्य के अंदर होने वाले केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम लोगों को उतने पता नहीं होते हैं. तो ये जितने भी केमिकल कॉम्पोजिशंस है ये हमारे बॉडी पे कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, उन सब्सटेंस का हमारे लिविंग सिस्टम पे, फिजियोलॉजी पे, पैथोलॉजिकल कंडीशन में कैसा इफ़ेक्ट होता है, इन सभी का जो हम लोग है ना इन सभी का जो इंटरेक्शन है वो पढ़ते हैं, वो सब चीज़ें फार्मेकोलॉजी में कवर होती हैं. जनरली अगर हम लोग देखा जाए तो फार्मेकोलॉजी एज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस वॉज यूज्ड बाय रुडोल्फ बेकहम. ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने फार्मेकोलॉजी को 1847 में स्थापित किया. फिर उसके बाद में जो फादर ऑफ फार्मेकोलॉजी है वो है ओस्वाल्ड स्किम्बेंडबर्ग. तो ये जो ओस्वाल्ड स्किम्बेंडबर्ग है इनको फादर ऑफ मॉडर्न फार्मेकोलॉजी कहा जाता है. जब हम लोग ड्रग की बात करते हैं तो ड्रग जनरली एक केमिकल कंपोजिशन होता है जिसको प्यूरिफाई किया जाता है. देन उसमें अलग अलग प्रकार की पोटेंसी होती है. ये सब पोटेंसी वो ड्रग में सिलेक्टिव पोटेंसी होती है. फिर उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, मॉलिक्यूल जो टारगेट करते हैं बॉडी में या फिर बॉडी के किस ऑर्गन पे जाके वो टारगेट करते हैं, ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके फार्मेकोलॉजी में डेवलप्ड हुई. अब जब हम लोग फार्मेकोलॉजी की बात करते हैं और ड्रग की बात करते हैं तो ड्रग कैसा रहता है कि ड्रग हमारे शरीर पे एक्ट करता है. अगर हम लोग ड्रग की बात करते हैं तो ड्रग के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि ड्रग ये जो है फ्रेंच ड्रूग वर्ड से बना हुआ है. ड्रूग यानी ड्राई हर्ब. पहले के ज़माने में जो ड्रग होते थे उनको ड्राई हर्ब से लिया जाता था. बेसिकली जो टर्म ड्रग है अभी एडिक्टिव, एब्यूज़, इलिसिट सब्सटेंस के लिए यूज़ की जाती है. कहते हैं ना ये ड्रग एडिक्ट हो गया है, इसको है ना कोई ड्रग लेता है, तो ये सब कैसे कि जो एलिसिट्स या फिर एडिक्टिव सब्सटेंस होते हैं उसके लिए लेते हैं और उसी के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है. बट इनिशियली पहले के ज़माने में ड्रग मतलब ड्राई हर्ब होता था. सो द ड्राई हर्ब फिर क्या है? तो इट इज़ द सिंगल एक्टिव केमिकल एंटाइटी present in a medicinal that is used for diagnosis, prevention, treatment, cure of disease. The disease-oriented definition of drug does not include contraceptives or use of drug for improvement of health.
जनरली जो पहले जो फ्रेंच ड्रग वर्ड है जो ड्राई हर्ब के लिए यूज़ होता था, तो वो जनरली न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स और कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए नहीं यूज़ किया जाता था, कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स के लिए नहीं यूज़ किया जाता था। उसके अलावा जितने भी हम लोग है ना मेडिसिन यूज़ करते थे उन सभी को ड्रग कहा जाता था। बट 1966 में WHO ने एक कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन दी दैट स्टेटेड एज drug is any substance or product that is used or is intended to be used to modify or explore physiological system or pathological state for the benefit of the recipient। ड्रग किसे कहते हैं? तो जो ऐसे सब्सटेंस की जो मॉडिफाई किया जाए, एक्सप्लोर किया जाए और उसके बाद में उसको किसी एक स्पेशल कंडीशन के लिए ह्यूमन बॉडी में उसको यूज़ किया जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ड्रग कहते हैं ना। अब ये ड्रग हो गया, लेकिन जब हम लोग फार्माकोलॉजी की बात करते हैं तो ड्रग हमारे शरीर में जाता है। हमारे शरीर में जाने के बाद में वो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ हमारी फिजियोलॉजी के साथ एक्ट करेगा, फिर उसके बाद में हमारे पैथोलॉजी को भी वहाँ पे ब्रेक करेगा। तो इस प्रकार से ड्रग की एक्शन कैसी होती है कि बॉडी में जाने के बाद वो बॉडी के साथ ड्रग कुछ ना कुछ करेगा, दूसरा हमारी बॉडी उस ड्रग पे कुछ ना कुछ एक्ट करेगी। सो जनरली जब हम लोग फार्माकोलॉजी देखते हैं तो फार्माकोलॉजी के दो डिविजन्स हैं। तो टू मेन डिवीजन ऑफ फार्माकोलॉजी दे आर फार्माकोडायनामिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। सो फार्माकोडायनामिक्स फर्स्ट हम लोग देखेंगे। फार्माकोडायनामिक्स जनरली जब हम लोग फार्माकोडायनामिक्स बोलते हैं तो ये दो वर्ड से बना हुआ है, फार्माकॉन एंड डायनामिक्स। तो फार्माकॉन तो आपको पता है ड्रग, और डायनामिक्स यानी जनरली जो ग्रीक डायनामिक वर्ड है उसका अर्थ होता है पावर, हाँ, शक्ति। सो ड्रग में होने वाली शक्ति। अब ये शक्ति क्या करेगा कि हमारे बॉडी में लेते बराबर हमें बॉडी पे कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट करेगा। सो फार्माकोलॉजी में फार्माकोडायनामिक्स मीन्स व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। जनरली इसमें जो ड्रग है वो हमारे बॉडी के साथ क्या करता है, ये सब चीज़ें इसमें फार्माकोडायनामिक्स में आती हैं। अब इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखी जाए तो प्रॉपर डेफिनेशन में कैसा है कि जैसे आप लोग देख सकते हो कि दैट इंक्लूड्स फार्माकोडायनामिक्स। This includes physiology and biochemical effect of drug and their mechanism of action at organ, system, subcellular, macromolecular level. So जो ड्रग का एक्शन माइक्रोमोलिकुलर, सेलुलर टू सब सेलुलर लेवल होता है, सिस्टम सब सेलुलर लेवल, उसे हम लोग फार्माकोडायनामिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग अगर यहाँ पे दिया है मैंने कि एड्रेनालिन, तो एड्रेनालिन शरीर में जाने के बाद सबसे पहले क्या करता है कि वो इट इंटरैक्ट्स विद एड्रीनो रिसेप्टर्स। एड्रीनो रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट होके फिर वहाँ पे जी प्रोटीन मेडिएट और स्टिमुलेट करता है और उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन को जाके बाउंड होता है। सेल मेम्ब्रेन को बाउंड करने के बाद में एडेनिलिल साइक्लेस के साथ फिर वो इनकी जो इंट्रासेलुलर साइक्लिक है 3,5 AMP का, उसको बढ़ा देता है। इसके कारण क्या होता है, कार्डियक स्टिमुलेशन होता है, हिपैटिक ग्लाइकोजेनेसिस होता है और हाइपरग्लाइसेमिया होता है और हर ऑर्गन पे अलग अलग इफेक्ट दिखाता है। फिर नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक्स। सो फार्माकोकाइनेटिक्स यानी क्या, तो व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। जब हम लोग ड्रग ले लेते हैं तो ड्रग लेने के बाद में ड्रग हमारे बॉडी के साथ क्या क्या करता है, उसे हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। So this refers to movement of the drug in and alteration of the drug by the body includes absorption, distribution, binding, localization, storage, biotransformation and excretion of the drug। ये सब चीज़ें जो होती है वो फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम लोगों ने पैरासीटामोल का दिया है। तो पैरासीटामोल कैसा है कि इट रैपिडली एंड ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बाय ओरल मीन
अटेंडिंग पीक लेवल ऑफ 30 to 60 मिनट्स। और ये 30 to 60 मिनट्स लेवल अटेंड करने के बाद में जनरली 25% ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड होता है और पूरे शरीर में ये जल्दी से जल्दी सर्कुलेट हो जाता है, जिसका volume of distribution of paracetamol is 1 liter per kg. Extensively, if we see paracetamol metabolized in liver primarily by glucuronidase and sulfate conjugation into inactive metabolites which are excreted in urine, that has a plasma half-life of 2 to 3 hours and a clearance value of 5 ml per kg per minute. So this was the example for pharmacokinetics. Now next we will see some examples that are given in our pharmacology. So in that, first is pharmacotherapeutics. So pharmacotherapeutics means what? So it is the application of pharmacological information together with knowledge of the disease for its prevention, mitigation or cure, selection of the most appropriate drug, dosage and duration of treatment taking into account the specific feature of a patient are a part of pharmacotherapeutics. Generally pharmacotherapeutics में पूरी तरीके से जो भी हम लोग फार्मेकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन रिसर्च से मिलती है उसी को इसमें अप्लाई किया जाता है, उसी को इसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी। नाउ क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी मीन्स व्हाट, कि व्हेन वी यूज ड्रग इन ह्यूमन बींग्स for the better result for in healthy volunteers, we do research in healthy volunteers, that is known as clinical pharmacology. So clinical pharmacology, it is the scientific study of drug, both old or new, in man. It includes pharmacodynamic and pharmacokinetic investigation in healthy volunteers and in patient, evaluation of efficacy and safety of drugs and comparative trial with other form of treatment, surveillance of pattern of drug uses, adverse effects, etc. That all covered under clinical pharmacology. And aim of clinical pharmacology is to generate data for an optimum use of drug and practice of evidence-based medicine. So for practice of evidence-based medicine, clinical pharmacology is applied. Next is chemotherapy. Generally chemotherapy, what we in common sense, all the public, if we talk about chemotherapy, they will tell that chemotherapy, it is a treatment of malignancy, but it is not like that. Chemotherapy, it is the treatment of systemic infection. When there is an infection which is uncurable, at that time chemotherapy is used. Or malignancy, with specific drugs that have selective toxicity for the infection of organisms. In that case, we are using chemotherapeutic drugs. ड्रग्स इन जनरल, अगर हम लोग कीमोथेरेपी की बात करते हैं तो कीमोथेरेपिक यानी जो पूरे ड्रग्स होते हैं कीमोथेरेपी की बात करने के बाद में, तो ड्रग्स जनरल में दो भागों में डिवाइड किए जाते हैं कि फर्स्ट the drugs that have pharmacodynamic agent and another they are chemotherapeutic agents. So generally pharmacodynamic agents mean the drugs which are designed to have pharmacodynamic effect in recipient, and chemotherapeutic agents are the drugs which are designed to inhibit or kill invading parasites or malignant cells and have no minimal pharmacodynamic effect in recipients. So these are two kinds of drugs which can be seen in whole pharmacology. Next, our next definition is about pharmacy. Now what is pharmacy? So in general pharmacy means in villages और in गाँव देहातों में फार्मेसी बोला जाए तो जहाँ पे मेडिसिन मिलती है,
और मोस्टली सिटीज साइड में या फिर अर्बन प्लेसेस में फार्मेसी मीन्स वेयर द ड्रग इज प्रिपेयर्ड. बट in proper sense, in scientific terms, it is the art and science of compounding and dispensing drugs or preparing suitable dosage forms for administration of drugs to man or animals. It includes collection, identification, purification, isolation, synthesis, standardization, and quality control of medicinal substance. The large scale manufacture of drug is called as pharmaceutics. It is primarily a technological science. तो जनरली पहले के ज़माने में क्या होता था, बिफोर 1975 और 1970s के पहले में जो डॉक्टर्स होते थे, जो मोस्टली है ना MBBS डॉक्टर्स जो होते थे, वो क्या करते थे कि पूरे जो ड्रग्स है वो अपने एक कंपाउंडिंग यूनिट में रखते थे. उनका क्लिनिकल यूनिट अलग रहता था जहाँ पे वो पेशेंट्स को चेक किए जाते थे, और उनका कंपाउंडिंग यूनिट डिफरेंट होता था. सो जहाँ पे वो पूरे ड्रग्स रखते थे, फिर ड्रग्स का कंपाउंडिंग करके प्रॉपर डोसेज से, प्रॉपर कॉम्बिनेशन से ड्रग बना के फिर पेशेंट को दिया जाता था, जिससे प्रॉपर हमें फार्माकोडायनामिक इफेक्ट दिखे, और इसी को फार्मेसी कहा जाता था. नेक्स्ट डेफिनेशन है toxicology. So toxicology means whenever any drug has toxic effect, then it has to be studied कि how it happens, at what dose it is having toxic effect, at what level it is having toxic effect, and what kind of toxic effect it is causing, which organ is affected. Everything that is studied, it comes under toxicology. So definition of toxicology can be termed as it is the study of poisonous effect of drugs and other chemicals, household, environmental, pollutant, industrial, agriculture, homicidal, lots of chemicals, with emphasis on detection, prevention and treatment of poisoning. It also includes the study of adverse effect of drug, since the same substance can be a drug or a poison depending on the dose. Even in Ayurveda science, when we see our acharyas had told about that if we take food in proper quantity, it will act as a amrit. But if we take food in wrong quantity, it will act as a poison. Similarly, if we take poison in proper quantity after it is shodhan, it will act as a amrit. But if we take poison in wrong amount in its fatal dose, and that also without purifying it, then it will cause harmful effect or toxic effect on the body. Now we will see about drug nomenclature. So what is drug nomenclature? When we see that drug, it has many names, many type similar content have many other different names. When a drug is born, then it has to be given its name. So at 3 level, drug has its name. So first level is chemical name. Chemical name is it is given after having examined what type of chemicals or what type of molecules are consist in that drug. So chemical name, it describes the substance chemically. अब जैसे है ना प्रोप्रानोलॉल एक ड्रग है. सो जो उसका केमिकल फार्मूला अगर देखा जाए, केमिकल नेम देखा जाए, तो उसका केमिकल नेम होता है 1 आइसोप्रोपिल अमीनो 3 1 नैप्थियोलॉक्सी प्रोप्रान 2 ओल. इतना बड़ा उसका केमिकल नेम है. सो ये इतना बड़ा केमिकल नेम जनरली प्रिस्क्राइब करने में, याद रखने में बहुत डिफ़िकल्ट जाता है. उसके लिए क्या किया गया है कि एक फिर जो ड्रग्स कंपनी होती है वो प्रॉपरली फिर इन्हीं केमिकल नेम्स को अलग अलग शॉर्ट फॉर्म दिया जाता है. ऐसे बड़े केमिकल नेम्स को हम लोग क्या करते हैं कि उसको कोड नेम देते हैं जब इसके ऊपर रिसर्च चलते रहता है. जैसे फ्लूमाजेनिल है, तो फ्लूमाजेनिल को कोड नेम क्या दिया गया है, तो RO151788. इसी प्रकार है ना, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो सिंप्लिसिटी के लिए कोड जनरेट कर देते हैं, या फिर है ना कोई छोटे नेम दे देते हैं, या फिर अलग अलग उनके नेम मिलते हैं.
फिर नेक्स्ट जो ड्रग है, ड्रग को जो नेक्स्ट नेम मिलता है वो रहता है उसका नॉन प्रोप्राइटरी नेम। अब ये नॉन प्रोप्राइटरी नेम क्या है? सो इट इज़ अ नेम दैट इज़ गिवन टू अ ड्रग विच इज़ एक्सेप्टेड बाय वन ऑफ द साइंटिफिक कमिटी। एक साइंटिफिक कमिटी होती है जो यूनिवर्सली या होल वर्ल्ड के लिए, होल ग्लोब के लिए एक कॉमन है, और वो कॉमन साइंटिफिक कमिटी के जो मेंबर्स हैं वो किसी एक केमिकल को प्रॉपर नेम देते हैं ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये जो केमिकल नेम होते हैं वो सिमिलर रहें, किसी भी ड्रग के अलग अलग नेम ना हो। सो इट इज़ द नेम, नॉन प्रोप्राइटरी नेम इज़ द नेम दैट इज़ एक्सेप्टेड बाय अ कॉम्पिटेंट साइंटिफिक बॉडी अथॉरिटी। से यूनाइटेड नेशंस में यूनाइटेड स्टेट अडॉप्टेड नेम करके है। देन ब्रिटिश जो है ब्रिटेन में ब्रिटिश अप्रूव्ड नेम करके है। सो ये दोनों जो साइंटिफिक बॉडीज़ है ये ड्रग के केमिकल नेम अप्रूव्ड कर दिए। The non-proprietary name of newer drug are kept uniform by an agreement to use the recommended international non-proprietary name. So फिर एक कमिटी रहती है, जैसे बैन हो गया, यूएसएन हो गया, तो ये लोग एक प्रकार से नॉन प्रोप्राइटरी नेम यूनिवर्सली एक ही रहे इसके लिए उसका एग्रीमेंट तैयार किया जाता है। द ban means British approved name of older drugs as well as has now been modified to be commensurate with INN. INN International Non-Proprietary Name. Many older drugs still have more than one non-proprietary name. जैसे पहले के ज़माने में जो मेप्रिडिन या पिथिडिन, इन ये दोनों नेम से, पिथिडिन दोनों नेम से मिलता है, मेप्रिडिन या पिथिडिन। वैसे ही लिग्नोकेन, लिग्नोकेन पहले लिड्नोकेन या फिर लिग्नोकेन करके अवेलेबल था। तो ऐसे है ना, कॉमन नेम आ जाते हैं, कॉमन का जो ड्रग रहता है उसको अलग अलग नेम आ जाते हैं, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो इसी के लिए यूनिवर्सली WHO ने एक ही स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई है, तो वो अभी जितने भी मॉलिक्यूल्स आइडेंटिफाई होते हैं उनका नॉन प्रोप्राइटरी नेम वही कमिटी देती है। जनरली द टर्म जेनरिक नेम इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नॉन प्रोप्राइटरी नेम। Etymologically, this is incorrect. Generic should be applied to the chemical or pharmacological group of the compound. जैसे phenothiazines, tricyclic, antidepressant, aminoglycosides, antibiotics, ये सब जेनेरिक नेम होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज प्रोप्राइटरी नेम और ब्रांड नेम। सो व्हाट इज प्रोप्राइटरी नेम और ब्रांड नेम? So proprietary name, it is the name assigned by the manufacturer and is his proprietary trademark. किसी भी एक मैन्युफैक्चर का जो ट्रेडमार्क होता है उसे प्रोप्राइटरी में। जैसे एटेनोलॉल, अगर एटेनोलॉल हम लोग ड्रग लेते हैं तो उसके ना अलग अलग नाम से हमें ब्रांड नेम्स मिलते हैं, जैसे एटोलॉल, एटाकार्डिल, एटेसोर, एटेन, बेटाकार्ड, टेनॉल, टेनॉर्मिन, ये सब नाम से मिलता है। एंड अगर हम लोग देखा जाए, ये सब मैन्युफैक्चरर्स, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स उनको अपने अपने प्रकार से नाम दे देते हैं। सो ब्रांड नेम्स आर डिज़ाइन टू बी कैची, शॉर्ट, इजी टू रिमेंबर एंड ऑफन सजेस्टिव। जैसे कुछ भी हो जाए, अगर हम लोग डॉक्टर को अगर याद करना है तो ऐसे ही कैची ब्रांड नेम्स दिए जाते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल देखा जाए तो लोप्रेसॉल, लोप्रेसॉल यानी क्या? जनरली ऐसा ड्रग जो बीपी को कम करे या ब्लड प्रेशर को कम करे उसे लोप्रेसॉल कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग टाइप से अलग अलग समय पे नाम दिया जाता है। इसी में अगर हम लोग ऐड करना चाहे तो कंबाइंड फॉर्मुलेशन हैव देयर ओन मल्टीपल ब्रांड नेम्स। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मच कन्फ्यूजन इन ड्रग नॉमेनक्लेचर। There are many arguments for using the non-proprietary name in prescribing uniformity, convenience, economy and better comprehension. So generally होता क्या है कि है ना, अगर किसी को है ना मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बनाने हैं तो मल्टीपल कॉम्बिनेशंस के लिए बहुत से मैन्युफैक्चरर्स कुछ कॉमन नेम्स ही दे देते हैं जिसके कारण कन्फ्यूजन होती है। या फिर ऐसे ही कुछ ड्रग्स रहते हैं कि सिंगल ड्रग और मल्टीपल ड्रग्स के
सिमिलर नेम्स रहते हैं तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये अलग प्रकार से, इस प्रकार से ड्रग का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। नेक्स्ट है ड्रग कॉम्पेंडिया। नाउ अलग अलग ड्रग कॉम्पेंडियास क्या होते हैं? तो ऐसे बुक्स होते हैं कि जिनमें पूरे ड्रग्स की, ड्रग एक प्रकार से ड्रग के हम लोग उसको बाइबल कह सकते हैं। सो जैसे पहला है फार्माकोपियास। अब ये फार्माकोपियास क्या होते हैं? तो फार्माकोपियास जनरली they contain description of chemical structure, molecular weight, physical and chemical characteristics, solubility, identification and assay methods, standards of purity, storage condition and dosage forms of officially approved drugs in a country. They are useful to drug manufacturers and regulatory authorities, but not to doctors, most of whom never see a pharmacopoeia. Examples, जनरली ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत कम फार्माकोपियाज अवेलेबल हैं, जिसमें इंडियन फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, यूरोपियन फार्माकोपिया है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है। कुछ कुछ कंट्रीज़ के खुद के फार्माकोपियाज अभी नए नए बन रहे हैं। इवन अगर हम लोग बात की जाए आयुर्वेद के लिए, तो आयुर्वेद के भी फार्माकोपियास बन रहे हैं, बना हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने और आयुष ने मिलके आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया पब्लिश किया है, जिसमें मैक्सिमम ड्रग्स के मोनोग्राम्स दिए गए हैं। और ब्रिटिश फार्माकोपिया में ब्रिटिश के वहाँ के हर्ब्स दिए हैं, चाइनीज़ फार्माकोपिया में चाइनीज़ हर्ब दिए गए हैं। तो इस प्रकार से हर्बल ड्रग्स के लिए भी फार्माकोपियास होते हैं। नेक्स्ट है फार्मूलरीज। अब फार्मूलरीज क्या होते हैं? तो यही जो फार्माकोपियास में ड्रग दिए जाते हैं, इन ड्रग्स का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन जिसमें दिया जाए उसे हम लोग फार्माकोपियास कहते हैं। फार्मूलरीज कहते हैं। जनरली प्रोड्यूस्ड इन इजीली कैरिड बुकलेट्स फ्रॉम दे लिस्ट इंडिकेशन, dosage form, contraindication, precaution, adverse effect and storage of selected drugs that are available for medicinal use in a country. So एक कंट्री में कौन से ड्रग्स हम लोग यूज़ करते हैं, कौन से फॉर्मूलेस बनाए जाते हैं। हाँ, जैसे हमारे इंडिया में पैरासीटामल के साथ डाइक्लोफेनाक का कॉम्बिनेशन किया जाता है, बट इट इज़ बैन इन अमेरिका। फिर उसके साथ साथ में कुछ एनाल्जेसिक्स भी ऐड कर दिए जाते हैं। तो एक कोई कंट्री के लिए जो कॉम्बिनेशंस रहते हैं वो सब उस फॉर्मूलरीज में दिए जाते हैं। नेक्स्ट है मार्टेंडल। मार्टेंडल जनरली ये ब्रिटेन, जो रॉयल ब्रिटेन फार्मास्यूटिकल सोसाइटी है वही पब्लिश करती है, और ये ब्रिटेन तक के ही सीमित है। जनरली बाकी जगह पे मार्टेंडल देखा नहीं जाता है, और ये हर 2 से 3 साल के बाद में रॉयल फार्मास्यूटिकल को सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन इसको नॉन ऑफिशियली कॉम्पेंडियम करके इसका पब्लिश किया करती है। फिर इसके बाद में है फिजिशियंस डेस्क रेफरेंस। जनरली फिजिशियन डेस्क रेफरेंस ऐसे फैक्ट्स एंड कॉम्प्रहेंशंस के साथ बनाया जाता है जो नॉन ऑफिशियली कॉम्पेंडिया रहता है, जिसमें सभी ब्रांड नेम, ड्रग्स कैसे एक्ट करता है, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग, देन उसके बाद में कॉन्ट्राइंडिकेशंस, इट्स एक्शन, ये सब शॉर्ट में उसमें दी रहती है। तो इस प्रकार से पूरा ये ड्रग कॉम्पेंडिया है, जिसमें हर एक चीज़ डिटेल में ड्रग के बारे में दी जाती है और डिस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट है इसेंशियल मेडिसिन ड्रग्स। नाउ अभी इसेंशियल मेडिसिन ड्रग्स कंसेप्ट क्या है? सो WHO ने क्या किया कि WHO ने इसेंशियल मेडिसिन का एक कंसेप्ट फॉरवर्ड किया, और इस कंसेप्ट को उसने डेफिनेशन के तौर पे साइंटिफिक डेफिनेशन दे के सारे कंट्रीज़ को जो WHO के अंडर आती है उन सभी को उसने अलग अलग जगह से, अलग अलग जियोग्राफिक कंडीशन से अलग अलग इसेंशियल ड्रग्स की लिस्ट दी गई है। सो WHO हैज़ डिफाइंड इसेंशियल मेडिसिन्स as those that satisfy the priority healthcare needs of the population. They are selected with due regards to public health relevance, evidence on efficacy and safety, and comparative cost effectiveness. Essential medicines are intended to be available within the context of functioning health.
system at all time and in adequate amounts in appropriate dosage forms with assured quality and adequate information and at a price that individual and the community can afford. So essential medicines, it has been realized that only a handful of drugs out of the multitude available can meet the healthcare needs of majority of people in any country, and that may well tested and cheaper. Drugs are equally efficacious and safe as their newer, more expensive congeners. जनरली एखादे जो कंट्री है या फिर एखादी जो प्लेस है उसके लिए जो मेडिसिन होती है वहाँ पे जो कॉमनली डिजीज़ दिखती है उसके लिए हमें अवेलेबल होनी चाहिए ऐसी डिजीज़. जैसे अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली डायबिटीज़ से लोग ज़्यादा मरते हैं, हार्ट अटैक से मरते हैं, सो एक्सीडेंट से मरते हैं. तो हम लोगों के यहाँ पे जो जितनी भी डायबिटिक की मेडिसिन है या हार्ट की मेडिसिन है ये कॉमनली हर मेडिकल शॉप में अवेलेबल होनी चाहिए, एम्पुल ऑफ अमाउंट में अवेलेबल होनी चाहिए और ऐसी मेडिसिन गरीब लोग भी ले सके ऐसे चीपर कॉस्ट पे अवेलेबल हो जानी चाहिए. इसी को हम लोग कहते हैं इसेंशियल मेडिसिन. और अगर हम लोग बात करते हैं तो WHO ने मेंबर कंट्रीज़ को गाइड किया है कि मॉडल लिस्ट ऑफ इसेंशियल ड्रग्स कौन सी होनी चाहिए. तो इंडिया के लिए जैसे हम लोग अगर देखा जाए तो इंडिया के लिए इसमें असाइक्लोवीर, ग्लिपिजाइड्स, उसके बाद में पेनिसिलिन्स, ये सब ड्रग्स बहुत से पूरे लिस्ट ऑफ ड्रग्स दी है. तो उनमें ये इसेंशियल मेडिसिन करके लिखा है. सैलिसिलिक एसिड हो गया, फिर उसके बाद में डेक्सामेथासन हो गया, एट्रोपिन हो गया, इन सभी को इसेंशियल ड्रग्स में लिया गया है. फिर नेक्स्ट है प्रिस्क्रिप्शन एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग. अब कौन से ड्रग्स को प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर ने लिखना चाहिए या आप लोगों ने लिखना चाहिए, या कौन से ड्रग को आपने प्रिस्क्रिप्शन में नहीं लिखना चाहिए. सो जनरली ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर में शेड्यूल एच में जितने भी ड्रग्स लिखे गए हैं वो सारे ड्रग्स प्रिस्क्रिप्शन से ही देने चाहिए. जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है उसके प्रिस्क्रिप्शन पैड पे ही लिखे होने चाहिए और वही मेडिसिन फार्मेसी वाले ने प्रिस्क्राइब मेडिसिन को ही देना चाहिए. और जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं उनमें ऐसे ड्रग्स रखे गए जो सिंपल होते हैं, सिंपल एनाल्जेसिक्स होते हैं, एंटासिड्स होते हैं, लैक्सेटिव्स होते हैं, विटामिन्स है, फेरस साल्ट्स है, जो जनरली हार्मफुल नहीं होते हैं, लेस हार्मफुल होते हैं और वो ईजीली हम लोग दे सकते हैं और पेशेंट भी विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन ले सकता है. ऐसे ड्रग्स को नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कहा गया है और जनरली इन्हीं को OTC कहा जाता है, ओवर द काउंटर ड्रग. अब ये जो ओवर द काउंटर ड्रग होते हैं वो ग्रॉसरी स्टोर्स में भी बेचे जा सकते हैं. हमारे यहाँ पे जनरली ग्रॉसरी स्टोर्स पे मिलते नहीं है, लेकिन जेलुसिल करके एक एंटासिड की जो टैबलेट होती थी वो कहीं कहीं पे ग्रॉसरी शॉप्स पे भी मिलती है. बट इन अमेरिकन कंट्रीज़ या अमेरिका के साइड्स में जनरली ग्रॉसरी स्टोर्स पे या फिर है ना ग्रॉसरी मॉल्स में कुछ ऐसी ड्रग्स रहती है जैसे पैरासीटामोल हो गया, एस्प्रिन हो गया, फिर उसके बाद में सम अमाउंट ऑफ डाइजेस्टेंट्स हो गए. तो ये सब चीज़ें ग्रॉसरी स्टोर्स पे भी मिलती है. तो इनको नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कहा गया है कि जो ग्रॉसरी स्टोर्स पे इजीली अवेलेबल होके पेशेंट अपने आप से ले सके, जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होती है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि हम लोग कौन कौन से रूट से ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं. अलग अलग रूट्स होते हैं, अलग अलग रूट से ड्रग एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है. मोस्टली ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्ट्रेट बाय अ वेराइटी ऑफ रूट्स. द चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट रूट इन अ गिवन सिचुएशन डिपेंड्स ऑन बोथ ड्रग एज वेल एज पेशेंट और ड्रग के हिसाब से ही हम लोग ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन रूट डिसाइड करते हैं. मोस्टली कॉमन सेंस कंसिडरेशन, फिजिबिलिटी एंड कन्वीनियंस डेडिकेटेड टू रूट टू बी यूज्ड.
अब सम फैक्टर्स होते हैं जो रूट कौन से रूट से हमें मेडिसिन देना है उसके लिए गवर्नेंस करते हैं, जैसे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, जैसे सॉलिड ड्रग है या लिक्विड ड्रग है, गैसियस है, सॉल्युबिलिटी देखी जाती है, स्टेबिलिटी, ड्रग की कितनी स्टेबिलिटी है, पीएच कितना है, इरिटेंसी कितनी है। अगर इरिटेंसी ज़्यादा है तो हम लोग उसको पैरेंटरल रूट से भी दे सकते हैं। लिक्विड या गैसियस स्टेट में है तो उसको हम लोग नेजल रूट से दे सकते हैं। देन फिर साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन, कि हमें कौन से साइट पे एक्शन चाहिए, लोकलाइज चाहिए कि अप्रोचेबल चाहिए, जनरलाइज चाहिए या नॉन अप्रोचेबल चाहिए। देन रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, अब ड्रग को एब्जॉर्ब होने के लिए कितनी बड़ी जगह चाहिए, कितनी वास्ट एरिया चाहिए, उसके आधार पर भी हम लोग ड्रग को रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड करता है। देन इफेक्ट ऑन डाइजेस्टिव जूसेस, अब जैसे कोई ड्रग है वो डाइजेस्टिव जूसेस में जाके डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसको हम लोग ओरली नहीं दे सकते हैं, उसको हम लोगों को सबलिंगुअली या फिर आईवी आईएम करके देना पड़ेगा। और कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बाद में उनकी एक्शन कम हो जाती है, तो ऐसे ड्रग्स हम लोग अदर रूट से देंगे। देन फिर उसके बाद में रिस्पॉन्स, कि ड्रग का रिस्पॉन्स कैसा है, इमरजेंसी के समय देना है या हमें किस समय पे देना है, तो उस हिसाब से भी हम लोग ड्रग का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करते हैं। देन एक्यूरेसी ऑफ डोसेज रिक्वायर्ड, अब हमें जैसे आईवी देना है या फिर ओरल देना है तो उसमें कितनी एक्यूरेसी चाहिए, कितना अमाउंट में डोज देना है, इनहलेशन में कितना देना है, तो ये सब चीज़ें हमें ड्रग और डोज इस कंडीशंस पे डिपेंड करती हैं। देन उसके बाद में कंडीशन ऑफ पेशेंट, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हम लोग ओरल रूट से नहीं देंगे, अगर पेशेंट वॉमिटिंग कर रहा है तो ओरल रूट से नहीं देंगे। तो ऐसे इन सब चीज़ों पे हम लोगों को रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड करता है। नाउ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जनरली दो भागों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक है लोकल रूट और दूसरा है सिस्टमिक रूट। व्हेन वी टॉक अबाउट लोकल रूट, these route can only be used for localized lesions and accessible sites and for drugs whose systemic absorption from this site is minimal or absent. Thus, high concentrations are attained at the desired site without exposing the rest of the body. Systemic side effect or toxicity are consequently absent or minimal. For drugs that are absorbed from the site route, the same can serve as systemic route or administration. जैसे ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट GTN, जनरली GTN हम लोग इसके ट्रांसडर्मल पैचेस या फिर स्किन ऑइंटमेंट वगैरह करके इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे और लोकल जो रूट रहता है वो लोकल रूट हम लोग जनरली इसके ऊपर आधारित रहता है। जैसे लोकल रूट, अभी ये लोकल रूट हम लोग आगे देखेंगे कौन कौन से है। तो जैसे सबसे पहले टॉपिकल रूट। So topical route, when we talk about topical route, it refers to external application of the drug to the surface of localized action. It is often more convenient as well as encouraging to the patient. Drugs can be effectively delivered to the localized lesion on skin, oropharyngeal, nasal mucosa, eye, ear canal, anal canal, vagina, or most probably in the form of lotion, ointment, cream, powder, rinse, paints, drops, spray, lozenges, suppositories or pessaries. Non-absorbable drugs that are given orally like GI mucosa, sucralfate, vancomycin, inhalation of drugs for action of bronchitis, salbutamol, chromylene sodium, etc. Irrigating solutions, jellies like povidone, lidocaine can be applied to urethra, are other forms of topical medications. नेक्स्ट है डीपर टिश्यू। अब डीपर टिश्यू है ने थोड़ा सा स्किन से डीप टिश्यूज में जब हम लोग जाते हैं, सर्टन डीप एरियाज कैन बी अप्रोच बाय यूजिंग अ सिरिंज एंड नीडल, बट द ड्रग शुड बी सच दैट सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन इज स्लो एंड जैसे हम लोग इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस देते हैं, उसके बाद में हाइड्रोकॉर्टिसन एसीटेट के नए इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस दिए जाते हैं और लिडनोकेन वगैरह दिया जाता है जिससे पेन कम हो जाए। नेक्स्ट लोकल रूट में आर्टेरियल सप्लाई होता है।
So close intraarterial injection is used for contrast media in angiography. Anti-cancer drugs can be infused in femoral or brachial artery to localize the effect for limb malignancy or other malignancy. So ये सभी तीन चीज़ें लोकल रूट के अंदर में आती हैं. नेक्स्ट है सिस्टमिक रूट. जब हम लोग सिस्टमिक रूट की बात करते हैं तो सिस्टमिक रूट जनरली द ड्रग एडमिनिस्ट्रेट थ्रू systemic route is intended to be absorbed into bloodstream and distributed all over body, including the site of action through circulation of in blood. So first systemic route है oral. Oral injection is the oldest and common mode of drug administration. It is safer, more convenient, dose not needed assistance, non-invasive, often painless. The medicament need not be sterile and so cheaper. So both solid doses form, just like powder, tablet, capsules, spanules, druggies, molds, tablets, gastrointestinal therapeutic systems, ये सब जैसे सॉलिड डोज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म, एलिक्सिर, सिरप, इमल्शन, मिक्सचर्स कैन बी गिवन ओरली. देन उसके बाद में आता है सबलिंगुअल. जनरली सबलिंगुअल के पहले ओरल रूट के कुछ है ना लिमिटेशंस है. जब हम लोग ओरल रूट की बात करते हैं तो ओरल रूट में जनरली क्या होता है कि ओरल रूट में पहले एक्शन ऑफ ड्रग इज स्लोअर एंड नॉट सुटेबल फॉर इमरजेंसीज. जो अनपैलेटेबल ड्रग्स है जैसे क्लोराम्फेनिकॉल है वो डिफ़िकल्ट टू एडमिनिस्ट्रेट होते हैं. ओरल ड्रग में कॉज नॉशिया एंड वॉमिटिंग. एंड जब पेशेंट इनकोऑपरेटिव हो, अनकॉन्शियस हो, वॉमिटिंग पेशेंट हो, उस समय भी हम लोग ओरल ड्रग नहीं दे सकते हैं. देन एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग में बी वेरिएबल एंड इरेटिक. देन कुछ ड्रग्स ऐसे रहते हैं जो गैस्ट्रिक जूसेस के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो इन सब कंडीशंस में हम लोग ओरल रूट नहीं चूज कर सकते. नेक्स्ट है सबलिंगुअल और बकल रूट. So in sublingual route, the tablet or pellet containing the drug is placed under the tongue or crushed in the mouth and spread over the buccal mucosa. Only lipid soluble and non-irritating drugs can be administered through this route. Absorption is relatively rapid. Action can be produced in minutes. Though it is somewhat inconvenient, one can spit the drug after desired effect has been obtained. The chief advantage is that liver is bypassed. Here first pass metabolism is bypassed. And drug with high first pass metabolism can be absorbed directly into systemic circulation. Drug given sublingually are generally examples are GTN, glyceryl trinitrate, buprenorphine, desmoaminoxytocin. सो ऐसे जो ड्रग्स हैं जो इमरजेंसी में काम आते हैं उन्हें हम लोग सबलिंगुअल रूट से देते हैं. नेक्स्ट है रेक्टल रूट. रेक्टल रूट यानी कोई भी मेडिसिन लेके एनस से न पुशअप कर देना, उसे रेक्टल रूट कहते हैं. सो कुछ इरिटेंट अनप्लीजेंट ड्रग्स रहते हैं उनके लिए हम लोग रेक्टल रूट यूज़ करते हैं. तो रेक्टल रूट में क्या होता है, सर्टन इरिटेंट एंड अनप्लीजेंट ड्रग्स कैन बी पुट इनटू रेक्टम as a suppository or retention anemia for systemic effect. So rectal route can also be used when the patient is having recurrent vomiting or unconscious. However, it is rather inconvenient and embarrassing. Absorption is slow, irregular and often unpredictable. Though diazepam solutions is rapidly and dependently absorbed from rectum in children. इसीलिए बच्चों में अगर डाइक्लोफेनाक देना है तो हम लोग रेक्टम से देते हैं. पैरासीटामोल के भी सपोजिटरीज आती है जो छोटे बच्चों के लिए यूज़ की जाती है. ड्रग एब्जॉर्ब्ड इन एक्सटर्नल हेमोरॉइडल वेन्स अबाउट bypasses liver but not the absorbed into internal hemorrhoidal veins. Rectal inflammation can result from irritant drugs like diazepam, indomethacin, paraldehyd, ergotamine and few other drugs that can be given rectally. नेक्स्ट है क्यूटेनियस रूट. क्यूटेनियस रूट यानी क्या, जनरली स्किन के नीचे में जो क्यूटेनियस लेवल रहती है उस लेवल पे हम लोग जब मेडिसिन
इंजेक्ट करते हैं. सो जनरली हाईली जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होते हैं, हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स कैन बी अप्लाइड ओवर द स्किन फॉर स्लो एंड प्रोलॉन्ग्ड absorption. The liver is also bypassed here. The drug can be incorporated in an ointment and applied over specified area of skin. Absorption of the drug can be enhanced by rubbing the preparation by using an oily base and अनऑक्लूसिव ड्रेसिंग लगा के हम लोग क्यूटेनिस लेवल पे ड्रग को एब्जॉर्ब होने छोड़ दे सकते हैं. अब इसी में ट्रांसडर्मल थेरेपेटिक सिस्टम्स आती है. ट्रांसडर्मल थेरेपेटिक सिस्टम्स क्या होती है कि दीज आर डिवाइसेस इन द फॉर्म ऑफ एडेसिव पैचेस और वेरियस साइजेस एंड शेप्स depending from 5 centimeter to 20 centimeter, which delivers the contained drug at a constant rate into systemic circulation via stratum corneum. The drug is held in a reservoir between an occlusive backing film and at a rate of controlling micropore membrane, the undersurface of which is smeared with an adhesive impregnated and प्रिपेयरिंग डोजेज ऑफ ड्रग. जनरली छोटे छोटे पैचेस होते हैं जिनको हम लोग डर्मल लेयर के नीचे है ना उसको इंजेक्ट कर देते हैं और फिर वहाँ से या फिर स्किन के ऊपर उनको लगा के रख देते हैं. तो उसमें से जो मेडिसिन होती है वो धीरे धीरे करके सिस्टम में रिलीज़ की जाती है या रिलीज़ होते जाती है. नेक्स्ट है इनहलेशन रूट. अब जितने भी वॉलेटाइल लिक्विड्स गैसेस है उनको इनहेलेशन रूट से दिया जाता है. जैसे जनरल एनेस्थीसिया देना हो या फिर कोई ड्रग हो जो एल्वियोला में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाए, जैसे साल्बिटामोल वगैरह हो गई, तो इन सभी को जिनको है ना लंग से एब्जॉर्ब होकर उसके फास्ट एक्शन हो चाहिए, ऐसे समय पे हम लोग इनहेलेशन रूट पे देते हैं. और इस इनहेलेशन रूट पे हम लोग उसका टाइम पीरियड भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे मेडिसिन कितनी अंदर जानी चाहिए और कितनी हमारे बॉडी में रहनी चाहिए उसको हम लोग मेंटेन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ अ नेज़ल रूट. अब जनरली जो नेज़ल म्यूकोसा होता है वो भी ड्रग्स को एब्जॉर्ब करता है और इससे सब ड्रग जो होती है वो फास्टली सर्कुलेशन में आ जाती है और लीवर को बाईपास हो जाता है, लीवर का बाईपास होता है. नेक्स्ट है पैरेंट्रल रूट. पैरेंट्रल रूट यानी क्या? पैरेंट्रल दो वर्ड से बना है, पैरे एंड एंट्रल. सो पैरा मीन्स बियॉन्ड, इंटरल यानी इंटेस्टिनल. सो जनरली जब मेडिसिन इंटेस्टिनल रूट से नहीं जाती है, उसके बियॉन्ड से रहती है, उसके बाकी के रूट से जाती है, उसे पैरेंट्रल रूट कहा गया है. सो it refers to administration by injection which takes the drug directly into the tissue, fluid or blood without having to cross the intestinal mucosa. The limitation of oral administration are circumvented. Drug action is faster and surer, valuable in emergencies. Gastric irritations and vomiting are not provoked. Parenteral route can be employed even in unconscious, uncooperative or vomiting patient. There are no chances of interference by food or digestive juices and liver is bypassed. Disadvantages of parenteral route are preparation has to be sterilized and it is costlier. The technique is invasive and painful. Assistance of another person or nurses are needed. Some injections can be taken by self, like insulin in diabetes. There are chances of local tissue injury and in general, parenteral route is more risky than oral. Sometimes patient may go under shock by giving an injection, IV, IM or other thing. In parenteral routes, first route is subcutaneous route. Subcutaneous means drug is deposited in the loose subcutaneous tissue, which is richly supplied by nerves, but is less vascular. Only small volume can be injected in subcutaneous injection. Self injection is possible because deep penetration is not needed. This route should be avoided in shock patient who are whose vasoconstriction has been there. Absorption will be delayed. Respiratory preparations that are aqueous suspensions can be injected for prolonged action. Some special form of these are dermojet, palate implantation,
salicystic and biodegradable implants. These are some subcutaneous preparations. Next route is intramuscular. The drug is injected in one of the large skeletal muscle like deltoid, tricep, gluteus maximus, rectus femoris, etc. Muscle is that muscle is less richly supplied with sensory nerves, so mild irritants can be injected through this route, and is more vascular. Absorption of drugs in aqueous solution is faster in this route. It is less painful, but self-injection is often impracticable because deep penetration is needed. Depot preparation like oily solution, aqueous suspension can be injected through this route. Intramuscular injections can be avoided anticoagulant treated patient because it produces local hematoma. जनरली जो पेशेंट्स एंटीकोगुलेंट्स पर रहते हैं उनको हम लोग इंट्रामस्कुलर नहीं देते. इंट्रावेनस है ना आईवी. जनरली इंट्रावेनस में एक बोलस दिया जाता है, एक बड़े अमाउंट में ड्रग फटाक से दिया जाता है. सो द ड्रग इज इंजेक्टेड एज अ बोलस और इन्फ्यूज स्लोली ओवर आवर्स इन वन ऑफ द सुपरफिशियल वेन. The drug reaches directly into the bloodstream and effects are produced immediately. The intima of vein is insensitive and drug get diluted with blood. Therefore, even highly irritant drugs can be injected. But hazards are thrombophlebitis, generally vein necrosis, necrosis of adjoining tissues, extravasations. It may occur due to IV route. Only aqueous solutions can be injected through IV route. Depot preparations cannot be given through this route. Depot preparation is oily solutions and aqueous suspensions. The dose of drug required in smallest and even large volume can be infused. Next route is intradermal route. Generally the drug injected into the skin raising a bulb. आप लोगों को पता है जैसे बचपन में BCG की वैक्सीन दी जाती है, तो BCG की वैक्सीन इंट्राडर्मल दी जाती है, और इसी के वजह से BCG वैक्सीन के आने के बाद में स्किन के ऊपर एक बड़ा सा बल्ब आ जाता है और वो बल्ब आखिर में जाके एक स्कार को प्रिपेयर करता है, और ये स्कार जो रहता है पूरे लाइफ लॉन्ग वैसे के वैसे ही रहता है. सो पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि जब इंट्राडर्मल दिए जाते थे तब बड़े स्कार फॉर्म होते थे, बट अभी जो इंट्राडर्मल दिए जाते हैं उससे छोटे वाले स्कार्स क्रिएट होते हैं. नाउ ये अलग अलग प्रकार के रूट्स हो गए. अब अलग अलग प्रकार के जो रूट्स हैं उनके ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि हम लोग ड्रग को कौन कौन से सिस्टमिक और लोकल रूट से दिया जा सकता है. जनरली ये सिस्टमिक रूट का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. नाउ ऑर्फन ड्रग. व्हाट इज़ एन ऑर्फन ड्रग? सो जब हम लोग ऑर्फन ड्रग की बात करते हैं तो इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ अ रेयर डिजीज और अ कंडीशन or a more common disease endemic only in a poor countries for which there is no reasonable expectation that the cost of developing and marketing it will be recovered from the sales of that drug. It list includes sodium nitrate, fomepizole, liposomol, etc. Though these drugs may be life-saving for some patients, they are commercially difficult to obtain. Government is in developed countries offer tax benefits and other incentives to pharmaceutical companies for developing and marketing orphan drug. Generally orphan drug act ये USA में देखा गया है. होता क्या है कि ऑर्फन ड्रग हम लोग उसको कहते हैं कि ऐसे कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हो या फिर ट्रीटमेंट के लिए या डायग्नोसिस के लिए कोई एक आधा इंस्ट्रूमेंट हो, तो जो किसी डिज़ीज़ के लिए कॉमनली यूज़ किया जाता है या कॉमन डिज़ीज़ के लिए उसको यूज़ किया जाता है या रेयर कंडीशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. तो ये जो होता है अगर एक गरीब कंट्रीज़ हैं तो गरीब कंट्रीज़ में वहाँ पे इसको जनरली ये देखा नहीं जाएगा. आज भी ऐसा होता है कि सोनोग्राफी मशीन बहुत से अफ्रीकन कंट्रीज़ में रेयर होती है. उनको अगर सोनोग्राफी निकालनी है तो
बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है, आजू बाजू के बड़े देशों में जाके सोनोग्राफी निकालनी पड़ती है। तो ऐसे सब चीज़ें, इन चीज़ों को ऑर्फन ड्रग कहा जाता है। सो यहाँ पे हम लोग हमारा फर्स्ट जो फार्माकोलॉजी का सेशन है वो स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे विद फार्माकोकाइनेटिक्स। थैंक यू।